एवरीवन, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, हिस्ट्री का, फ्रॉम हंटर गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। तो इफ़ यू रिमेम्बर चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था? चैप्टर 1 में हमने देखा था यही एंशिएंट टाइम पे जो सभ्य सिविलाइजेशंस वगैरह थी वो। तो अब हम देखेंगे कि पुराने ज़माने के लोग हंटिंग गैदरिंग से फूड उगाने तक का इनका सफ़र कैसे रहा। मतलब जैसे पहले आप लोगों ने देखा था कि वो लोग जाते थे भेड़ बकरी जो भी उनको जानवर मिलता था उनको काटते थे, मारते थे और अपने खाने के लिए कर लेते थे। वो होता है हंटिंग। और गैदरिंग का मतलब होता है कि अपने लिए थोड़ा सा खाना इकट्ठा कर लिया कि हमारे 2-3 दिन तक के लिए हो जाए। तो वो हंटिंग और गैदरिंग करते करते फूड ग्रोइंग पे कैसे आ गए, ठीक है ना। ये अब हम इसमें कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक ये इंट्रो दे रखा है, पढ़ लेते हैं। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. And his nose glued to the glass pane as he watched trees and houses drive past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know what trains was first is about 20? People began using buses a decade." Tushar wondered, when people could not travel, did they spend the entire life where they were not cuddly? तो ये देखो छोटी सी कहानी है कि तुषार एक सफर कर रहा होता है, तो खिड़की की सीट पे बैठते हैं तो अचानक से इसके मन में ख्याल आता है कि अभी तो चलो हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम इतनी जल्दी जा सकते हैं, लेकिन पहले अगर जैसे ट्रेन नहीं थी तो इसके अंकल ने बोला कि पहले ट्रेन नहीं थी, पहले बसें हुआ करती थी और बस से जाने में सफर और ज्यादा लगता है। तो फिर ये कहते हैं कि अगर इतना ही ज्यादा सफर लगता था तो क्या पहले के लोग जाते ही नहीं थे, मतलब एक ही जगह रहते थे पूरी लाइफ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मतलब यही सब कहानी पढ़ते हैं, उस चैप्टर पे आते हैं मेन। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, कि जो सबसे पहले के लोग थे वो मूव क्यों करते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। हमें पता है कि 2 मिलियन कितना होता है, शायद से मेरी मैथ्स के अकॉर्डिंग होता है 20 लाख, अच्छे से नहीं पता मेरे को। सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स, आज हम उनको बोलते हैं हंटर गैदरर्स। जो 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे हम उनको बोलते हैं हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। द नेम केम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अच्छा, अब इनका ये हंटर गैदरर नाम कैसे आया? जहाँ से इन लोगों ने अपना खाना लिया वहां से, कि जिस तरीके से लोग अपना खाना बनाते थे तभी हम इनको हंटर गैदरर्स बोलते हैं, ठीक है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, caught fish and birds, gather fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. जानवरों को मारते थे, वाइल्ड एनिमल्स को, मछलियों पक्षियों को पकड़ के रखते थे, इसलिए उनको हंटिंग बोला जाता था, हंटर। और गैदरर्स बोला जाता है क्योंकि वो फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स इन सबको इकट्ठा करके अपने रखते थे आगे के लिए, इसलिए उनको गैदरर बोला जाता था, ठीक है। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजंस फॉर दिस। अब हंटर गैदरर्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्यों मूव करते थे, ये उसके कुछ रीजन है, देखते हैं। फर्स्ट, पहला रीजन क्या है? If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animals resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. पहला इनका कारण था in search ऑफ फूड, यानी कि खाने की तलाश में। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई इंसान मान लो कि ये इतनी सी जगह है, अगर कोई इंसान यहीं पे रह रहा है कम से कम 3, 4, 5, 6, 10 साल हो गए, तो यहाँ के तो सारे पेड़ पौधे जानवर सब खा जाएगा ना, तो यहाँ पे तो फिर उगेगा नहीं। फिर उस खाने के लिए वो क्या करेगा, फिर वो यहाँ से आएगा दूसरी जगह, यहाँ पे वो यहाँ के सारे पेड़ पौधे जानवर सब खा जाएगा। फिर वो यहाँ से आएगा इधर, यहाँ पे रुकेगा, फिर वो यहाँ के सारे पेड़ पौधे जानवर वगैरह सब खा जाएगा, ठीक है ना। तो पहला रीजन ये था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं रीडिंग क्यों करती हूँ। रीडिंग तो देखो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी क्योंकि इससे आपकी लिखने की इंग्लिश सही होगी। मेरा मानना ये है कि जब आप वर्ड्स बोलते हो आपके कानों में वो इंग्लिश आती है, फिर आपका माइंड चलता है कि लिखते टाइम आपने क्या बोला था, तो लिखते टाइम आपको वही रिकॉल होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि आपको मतलब सेंटेंस क्या बोलूं, लिखने का तरीका आएगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था, पहला समझ में आ गया ना, इन सर्च ऑफ फूड, ये है हाईलाइट, ठीक है। चलो हाईलाइट कर दे रही से, अच्छा लगेगा हाईलाइट, हाँ ठीक है, हाँ आ गया।
सेकंड क्या था, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज वाई दोज हु हंट देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। दूसरा रीजन ये था कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब जानवर क्यों जाते हैं, जानवर के मूव करने के दो रीजन होते थे। पहला तो कि वो किसी छोटे जानवर का शिकार करेंगे, जैसे कि हिरण हो गया वगैरह वगैरह। दूसरा, घास और हरी पत्ती की तलाश में। वही जो हमारा वाला रीजन था कि अगर जैसे मान लो बहुत सारे हिरण है, गाय है, शाकाहारी जीव है, ये एक ही जगह रहेंगे तो ये उस एरिया की घास सारी खा जाएंगे, तो इनको उस घास के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था, और फिर हम लोग उन छोटे जानवरों की तलाश में दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, तो दूसरा रीजन आपको समझ में आएगा कि हम एनिमल्स के साथ मूव करते थे। उसके बाद ऊपर चलते हैं। तीसरा रीजन क्या था, plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। कि जैसे कि मान लो आम है, आम गर्मी में ही आता है, सर्दियों में नहीं आता। अब मान लो जैसे कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे गर्मियों में आम आता है, सर्दियों में कोई भी फ्रूट ग्रो नहीं होता, सपोज कर लो। तो अब गर्मी तो आपकी कट गई यहाँ पे, लेकिन सर्दियाँ कैसे कटेंगी, फिर सर्दियों में आपको ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे भी दूसरा फ्रूट उगे। ठीक है, फिर वहां पे सर्दियों का फ्रूट जब आप खा लोगे, फिर वहां से सर्दियों से फिर जब गर्मी आएंगी तब आप वापस यहाँ पे आ जाओगे और फिर यहाँ पे वापस आप आम खा पाओगे। तो समझ में आया, तीसरा रीजन यही है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग मौसम में उगते हैं, तो मौसम के अकॉर्डिंगली आपको मूव करना पड़ेगा। फोर्थ रीजन क्या है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। बहुत जरूरी बात है। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, व्हाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। पेरेनियल क्या होता है, पेरेनियल रिवर वो होती हैं जिनमें पूरी साल पानी रहता है। तो तो चौथा रीजन इनका मेन था वाटर। अब पानी कैसे कि कुछ नदियां तो होती है जिनमें 12 महीने पानी रहता है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती है जो सीजनल होती है, उनमें सीजन में ही पानी आता है। तो सपोज आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जो ये नदी बह रही है, इसमें एक ही सीजन में पानी आता है, तो फिर जब दूसरा सीजन आएगा, मौसम चेंज होगा, उसमें तो पानी नहीं रहा, फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप पानी की तलाश में दूसरी जगह जाओ। क्या कर दे मैंने ऐसे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, पीपल लिवन है, ठीक है। हाउ डू, ये मैंने क्या कर रखा है, एक मिनट रुकना। हाँ सॉरी। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला कि ये जो मूव कर रहे हैं, हंटर गैदरर्स हैं, कहाँ पे रहने, क्या खा रहे हैं, हमें कैसे पता लगा। आर्कोलॉजिस्ट, सबसे पहली बात, आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है, आर्कोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ठीक है ना, जैसे छोड़ो, आर्कोलॉजिस्ट सिंपल जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। आर्कोलॉजिस्ट को कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो हंटर गैदरर्स करते थे, उन्होंने बनाई हैं और यूज करते थे। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच टूल टोन्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। उन्होंने फाउंड कराया, आर्कोलॉजिस्ट ने, कि उस जमाने पे उनको कुछ टूल्स मिले हैं। टूल्स बोले तो एक तरीके से कह लो हथियार, औजार वगैरह। किस किस के मिले, स्टोन के मिले हैं, वुड के मिले हैं, बोन के मिले। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बोन किसकी बोन, बोन हमें मिलती थी जानवरों की बोन, ठीक है ना, एनिमल्स की बोन, जिसमें से सबसे अच्छे टूल्स जो सरवाइव करे हैं वो है स्टोन के। ठीक है, सम ऑफ द स्टोन्स, some of the some of these stones tools were used to cut meats and bones, scrape bark from trees and hides animal skin, chop fruits and roots, सब में। हाँ अच्छा, अभी जो हमें स्टोन टूल्स मिले हैं इनका यूज क्या क्या होता था, देखो ये सब चीज आपको याद रखने में भले ही आप लोगों को लग रहा हो कि दीदी उल्टे ऊपर ऊपर से पढ़ा रही है, बहुत डीप में पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा सकते हो। तो ये जो स्टोन टूल्स मिलते थे, इनका मेन काम क्या होता था, मीट को कट करना और बोन को कट करना। अच्छा अब बोन को कट क्यों करना है, क्योंकि हमें बनाने हैं बोन्स टूल, ठीक है ना, बोन टूल्स बनाने के लिए हमें बोन को कट करना पड़ता था, मीट कट करते थे। दूसरा पेड़ की जो, वो सुना है आप लोगों ने, पेड़ की छाल छीलते हैं, वो करते थे। एनिमल्स जो जानवर मर गए हैं या फिर जिन्हें इन लोगों ने मारा है, उन जानवरों की स्किन लेते थे खुद को कवर करने के लिए विंटर सीजन में, ठीक है, सर्दियों से बचने के लिए। फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए, जैसे आप इसमें देख रहे हो देखो ये लोग ऐसे कर रहे हैं ना, ये जो जानवर की स्किन ऐसे, इन सब के लिए। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spear and arrows for hunting। और कुछ कुछ टूल्स हमें ऐसे मिले हैं जिसमें पीछे हैंडल लगा हुआ होता था, हैंडल यानी कि एक
जैसे आजकल नहीं लगा होता है हैंडल वैसा, उनको सही से पकड़ने के लिए, जानवरों को हंटिंग करने के लिए, और ऐसे तीर टाइप बनाने के लिए उनको। एरो देखा ना, ऐसे बनता है, ऐसे बना के दिखाते हैं, ऐसे बनता है ना एरो, हाँ ऐसे, ये तो इसके लिए ये हैंडल ऐसा होता था। Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. और भी औजार होते थे लकड़ी को काटने के लिए। लकड़ी को क्यों काटेंगे भाई? आग वाग जलाने के लिए। आग तो खैर उस टाइम पे शायद से नहीं आई थी, शायद आ भी गई थी। और दूसरा लकड़ी का इस्तेमाल होता था अपनी झोपड़ी बनाने के लिए और औजार वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर देंगे इसे। ठीक है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, वो कौन सी जगह ढूंढते थे? लुक एट मैप 2 बिलो, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ राइट ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। इस मैप में आपको जितने भी रेड कलर के ट्रायंगल दिख रहे हैं, वो सारी वो साइट्स है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के। ठीक है, राइट साइड जैसे कि राइट ट्रायंगल ये रहा, एक राइट ट्रायंगल ये रहा, एक और कहीं दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिखना, दिख रहे हो तो देख लेना। ठीक है, हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेस, ओनली सम आर शोन। और भी जगह रहते थे लेकिन मैप में कुछ ही जगह दिखाई गई है। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। एक चीज आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं कोई नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? ज्यादातर साइट्स वहीं पे होती थी जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर था, जैसे कि नदी हो या फिर कोई झील हो, कोई तालाब हो। ठीक है ना? तो अब आगे और देखते हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good qualities of stones were specially available. सीधी सी बात है कि उस जमाने में स्टोन टूल्स बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, तो लोग प्रेफर करते थे कि हम ऐसे जगह पर रहें जहाँ पे हमें गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन मिले, जिससे हम इजीली टूल्स बना सके, जानवरों को हंट कर सके, उनका मीट ले सके, उनकी स्किन ले सके, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रूट्स एंड रूट्स को चॉप कर सके। सब याद है ना? भूल तो नहीं गए ना? ये रे रीजन जो यहाँ पे लिखे थे, ये है ना, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लो इसे। भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका ये रही, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट विच केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, सबसे पुरानी साइट है जहाँ पे हमें केव्स, केव्स बोल तो गुफा और चट्टान के शेल्टर वगैरह मिले। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। लोग ना जैसे आज के जमाने में क्या होता है, हम लोग अपना घर वगैरह बढ़िया बनाते हैं, पहले के लोग घर नहीं बनाते थे, पहले के लोग गुफाओं में रहते थे। और गुफाओं में रहने का कारण इनका क्या था? रीजन इनका ये था कि ये इनको नेचर से बचाती थी। जैसे बारिश है, धूप बहुत पड़ रही है, हवाएं बहुत चल रही है, तो उनसे ये शेल्टर्स उनको बचाती थी। आप ये देख सकते हैं, ये ठीक है ना। These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think to why people close to live here, choose to live here? नर्मदा वैली के पास में, वही है, तीन सारे रीजन है। पहला तो ये कि उनको फ्री में पानी मिल रहा था, फ्री में इन द सेंस नदी से तो पानी मिलेगा। दूसरा रीजन कि जहाँ पे नदी है वहां पे ऑब्वियसली जानवर तो आएंगे पानी पीने के लिए, तो उनको खाना भी मिल रहा था। तीसरा रीजन कि केव शेल्टर है, तो इनको नेचर से बचने के लिए कोई मतलब अलग से घर वर नहीं बनाना पड़ेगा। तो यही तीन रीजन होते थे जिस वजह से लोग यहाँ पे रुकते थे। ठीक है, हटो देंगे इसे। ये एक पेंटिंग है जो हमें मिली है, इसमें आपको साफ दिख रहा है कि ये कोई जानवर भाग रहा है और उसके पीछे इंसान है जो उसको पकड़ रहा है। और ये हमें मिली है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश से पेंटिंग है जो रॉक में मिली है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो साइट क्या होता है? इसमें टर्म आई थी साइट, आप लोगों ने पूछा नहीं, सोचा मैं ही बता दूं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि टूल्स है, पॉट्स है, बिल्डिंग्स है, जो हमें मिलते हैं। दीज वर मेड यूज ऑन एंड, ये बनाए गए थे, इस्तेमाल किया था और फिर लोगों के द्वारा इनको पीछे छोड़ दिया गया था, जैसे कि सो कॉल्ड रिमेन्स होते हैं। These may be found on surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water. You will, तो साइट हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें जमीन पर ही मिलेगी, हमें जमीन के अंदर भी मिलते हैं, पानी के अंदर भी मिलते हैं। जी हाँ, देखिए हमें पानी के अंदर भी मिलते हैं साइट्स। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कितना बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। आग के बारे में कैसे पता लगा? ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या? पढ़ ही लूंगी यार। Find the Kurnool caves on map. Traces of ash has been found here. These suggest that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things as a source of heat. तो हमें ना कुछ
मैप 2 पे हम देखेंगे हमें कुछ ट्रेसेस अबे यार क्या है, हमें कुछ ट्रेसेस मिले हैं फायर के। कहाँ पे मिलेंगे जरा देखते हैं मैप 2 पे। फायर के ट्रेसेस तो नीचे और भी कुछ लिखा होगा जो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। कुरनूल केव बोल तो रहा है ये रहा। कुरनूल केव दिख रही है? मेरे को तो नहीं दिख रही है। यहाँ पे होनी चाहिए थी कुरनूल केव। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे हाँ, ये रही कुरनूल केव। कुरनूल केव आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये ज्योग्राफी वैसे मेरी बहुत अच्छी है, मैं बता दूं। सोचो ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिया, कहाँ हिस्ट्री में आ गया। तो ये कुरनूल केव है ना, यहाँ पे हमें आग के एविडेंस मिलते हैं। आग के तो नहीं कि जैसे आग जल रही है, हमें राख के एविडेंस मिलते हैं, एशेस के। जैसे कि अच्छा, अब फायर का इस्तेमाल क्या क्या होता था? पहला लाइट के लिए होता था, रोशनी चाहिए होती, क्योंकि उस जमाने पे तो भाई आज के जमाने में क्या है कि अंधेरा है, अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर लो। उस टाइम पे तो ऐसे नहीं होता था, तो रात के टाइम पे उनको आग चाहिए थी मीट पकाने के लिए, ऐसे मस्त तंदूरी। सॉरी सॉरी, आई एम ब्राह्मण, मैं नहीं बोल सकती। तो मीट पकाने के लिए चाहिए था, और जानवरों को डराने के लिए। आज भी आप देखो, जैसे मान लो कि जंगली जानवर उन लोगों पे अटैक कर रहा है, तो वो आग जला के उनको भगाते थे, ठीक है ना, उनको डराते। ये पैराग्राफ ना मैं बाद में पढ़ के अलग से डाल दूंगी, उसको भी स्किप कर दो, बहुत बड़ा है, ठीक है। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अराउंड 12,000 साल पहले देयर वाज मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्मर कंडीशन। ये कॉन्सेप्ट है जियो का, जो कि आपको जियो में ही समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता दूं कि 12 सबसे पहले हमारी पृथ्वी ना एक बर्फ का गोला थी, आप लोगों ने सुना होगा। धीरे धीरे मौसम बदला, फिर वॉल्केनिक इरप्शन हुए तो उसमें से बैक्टीरिया आया, फिर ऑक्सीजन निकली। ये सारे जियोग्राफी के प्रोसेसेस हैं, जियो में पढ़िएगा आप। और तो फिर क्या हुआ था कि फिर धीरे धीरे हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा सा गर्म होता गया, थोड़ा सा और गर्म हुआ, ठीक है। तो फिर एक इन्वायरमेंट में चेंज आया था, रिलेटिवली वार्म कंडीशन हो गई थी। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब देखो, मान लो जैसे कि ये पहाड़ है ना, यहाँ पे ये बर्फ पड़ी हुई। अब जैसे मौसम अगर हल्का हल्का गर्म हो, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघल पिघल के नीचे आ गई है ना। अब ये वाली बर्फ तो सॉरी मैंने पहाड़ ही हटा दिया, ये वाली बर्फ हट गई, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे धीरे धीरे ग्रासलैंड्स उगेंगे, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड्स उगते थे। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप्स, गॉट, शीप्स एंड कैटल्स, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। अब इन घासों की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे जानवर आना शुरू होंगे। जानवर कौन कौन से? जैसे कि डियर है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं और बता दूं, जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, डियर और एंटीलोप्स लगभग मौसी मौसी के भाई, मौसी मौसी, वो कहते हैं ना मौसी मौसी के बेटे होते हैं, मतलब सेम सेम से होते हैं, थोड़े बहुत ही फर्क होता है, ठीक है। तो जो जानवर घास पे सरवाइव करते हैं, वो जानवर धीरे धीरे आने लग गए। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते हैं, ये जो जानवर है जो घासों पे रहते हैं, इन जानवरों का शिकार करते हैं, और वो लोग क्या करेंगे, इन जानवरों को फॉलो करेंगे कि ये जानवर जा कहाँ रहे हैं, इनका सीजन देखेंगे, ब्रीडिंग सीजन, कि ये किस सीजन में ब्रीड करते हैं, इनके खाने की आदत देखेंगे कि ये क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं, फिर कब ब्रीड करते हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे। It is likely that this help people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. फिर ये जो उनकी हैबिट है कि जानवर के बारे में जानेंगे, उन पर नजर रखेंगे, ये धीरे धीरे डेवलप करेगा इंसान को हर्डरिंग और रेयरिंग के लिए। इसका सिंपल मतलब बोले तो पशुपालन, ठीक है ना। ये फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। फिशिंग का कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, बिकॉज इतना खास नहीं है। आगे समझ में? हाँ। Beginning of the farming and herding. This was also a time when several grains bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different part of the subcontinent. अब देखा जैसे घास आई, घास के आने से जानवर आए, ये वाले जानवर हमने देखे ऊपर जाए। अब घास के साथ साथ सिर्फ घास नहीं आई, कुछ ऐसी खेतियां हुई जो अपने आप जो नेचुरली उग गई डिफरेंट पार्ट्स में। वो कौन सी खेती थी? जैसे कि वीट, बार्ले, राइस। हिंदी में भी बताऊंगी इसका मतलब, गेहूं, जौ, जौ ही बोलते हैं शायद से, और चावल। ये वो थी जो अपने आप नेचुरली सब कॉन्टिनेंट में उग गई। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये अपना इंडिया है, ये ऐसे है ना, हाँ लगभग ऐसे। तो ये पूरा ये वाला हिस्सा ही है, और यहाँ थोड़ा पाकिस्तान, फिर ऊपर ये जम्मू जम्मू कश्मीर तो खैर अपना है, पाकिस्तान भी अपना है, नेपाल भी अपना है, ये बांग्लादेश सब अपना है। तो ये होता है सब कॉन्टिनेंट, है ना। मेरी ड्राइंग वैसे बहुत अच्छी है, आई नो। Men, women, and children probably collected these grains as food and learned
where they grow and when they ripen। अब बच्चे, आदमी और औरतें जो थी, इन्होंने इन फूड ग्रेन को कलेक्ट करा, इनसे सीखा कि ये कहाँ पर उगाए जाते हैं और कब उगाए जाते हैं। ठीक है, दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, इन दिस वे दे बिकम फार्मर्स। अब इन्होंने सोचा कि ये जो बीज है, जैसे मान लो ये बीज है, इसकी खेती इस मौसम में उगाई जाती है, इस एरिया में उगाई जाती है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी उसी टाइम पर इसी एरिया में रहे, ये खेती उगाने के लिए खेती उगाएंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, यहीं पर रहेंगे, और फिर जब मौसम चला जाएगा, लेट सपोज कि कोई ऐसी खेती है जो सिर्फ गर्मियों में ही उगती है, तो गर्मियों में इसी मौसम में रहेंगे, सर्दियों में वापस कहीं चले जाएंगे, अगली गर्मी में फिर वापस यहीं आ जाएंगे वही खेती उगाने के लिए। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था कि वो खेती उगाने के लिए नहीं आते थे, वो पहले आते थे खाना कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अब ये आएंगे खेती उगाने के लिए, तो इससे अब ये बनेंगे फार्मर्स। आई बात समझ में? मैं बहुत ज्यादा बुक गंदी कर देती हूँ, मुझे पता है, कोई बात नहीं। ठीक है, people could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters। The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog। इस बात को ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे इंसानों ने सोचा कि चलो ये खेती वेती, गेहूं है, जौ है और ये चावल है, ये तो हमारे पास है, लेकिन एक वक्त को तो ये भी हमसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सीजन पे ये तो होते हैं ना, गर्मियों के सीजन में तो सर्दी में क्या खाएंगे। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने साथ जानवर भी रखें। जानवर देखो, इन्होंने एक तो रखा कंपनी के लिए कि इनकी थोड़ी खेती वेती में मदद करते हैं, दूसरा इन्होंने जानवर रखा था कि अगर हम पे कभी खाना नहीं हुआ तो हम इस जानवर को ही मार के पका के खा लेंगे। ठीक है, तो पहला जो जानवर था जो टेम किया गया था वो थे डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर। अब यहाँ पे प्लीज साफ साफ मतलब पेपर में सिर्फ डॉग लिख के मत आना, वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग लिखना, डॉग के जंगली पूर्वज, एकदम हिंदी में बोलो तो ठीक है। हाँ, later people encouraged animals that were relatively gentle to come near to camps where they lived। These animals such as sheep। फिर धीरे धीरे लोगों ने इनको भी पालना शुरू कर दिया, शीप, भेड़, बकरी और कैटल वगैरह सब। ठीक है, ये सब भी पालना शुरू कर दिया। people protected these animals from attack by other wild animals। this is how they become herders। वही देखो, अब भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लो मैंने कुत्ता पाला है, मैंने तो नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं पालूंगी, खैर ऐसी बात नहीं है, सॉरी सॉरी, टॉपिक से नहीं भटकेंगे। तो जैसे मान लो किसी ने कुत्ता पाला है, अब उस जमाने की बात कर रही हूँ, अब उसने कुत्ता पाला है कि उसकी रक्षा करेगा, उसका फैमिली मेंबर है और जरूरत आने पर उसे खा जाएगा, लेकिन अगर उस कुत्ते को किसी दूसरे वाइल्ड एनिमल ने मार दिया या उस पर अटैक कर दिया, तो इनका तो खाना गया ना, तो इसलिए ये लोग इस कुत्ते को बचा के रखते थे कि ये हमारा आने वाला खाना है भाई, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से लोग फिर हर्डरर बनते थे। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? ओ माय गॉड, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि कुत्ता ही पहला जानवर क्यों था, क्या रीजन था जो टेम किया गया। ठीक है, इसको भी छोड़ दो यार, कितना पढ़ा है, आगे बढ़ते हैं। न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। सीधी सी बात है, दिस मे बी फॉर सर्वल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। अगर आपने कोई बीज डाला है, बीज उगाया है, तो उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। टाइम कितना भी टाइम लग सकता है, दिन भी लग सकते हैं, वीक भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकते हैं, इवन ईयर्स भी लग सकते हैं। ठीक है, when people begin growing plants it means that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants। सीधी सी बात है, मान लो आपने अगर कोई यहाँ पे खेती करी है, तो ये तो नहीं ना कि आज आप यहाँ पे बीज बो के कल चले जाओगे कहीं और, नहीं करोगे ना, यहाँ पे रुकोगे। क्यों रुकते थे? उस प्लांट की देखभाल करने के लिए, उसको पानी वानी देने के लिए, उसको जानवरों पक्षी से बचाने के लिए कि कोई इस पे आके कोई नुकसान ना पहुंचा दे, हमने खेती करी। ठीक है ना, टिल द ग्रेन रिपन, कब तक रुकेंगे? जब तक वो पकने जाता है। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, उसके बाद आप फिर वो खाना खा लोगे। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it in many areas। They they began making large clay pots और वो बास वगैरह। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे इनकी खेती वेती हो गई, सीड हो गए, अब इंसानों ने सोचा कि भाई मान लो कि जैसे 1 टन गेहूं, 1 टन तो नहीं, ज्यादा लेते, 10 टन गेहूं इन्होंने उगाए हैं, तो वो 10 टन गेहूं एक साथ तो खा नहीं सकते, तो वो उनको स्टोर करते थे, खाने को भी बीज को भी। तो स्टोर के लिए फिर वो छोटे छोटे मिट्टी, छोटे छोटे तो नहीं, बड़े बड़े लार्ज लार्ज वो क्ले पॉट्स बनाते थे उस खाने को स्टोर। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड
and use sports. Give reason of your answer. Storing animals. वो animals storing animals पढ़ते हैं. Animals multiply naturally तो नहीं. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are rare can be used as store of food. वही storing animals, animal को भी store करके रखते थे. वही जो reason मैंने ऊपर बताया कि जानवर एक तो आपको वो दे रहा है, दूध दे रहा है, ऊपर से कुछ जानवर ऐसे जो आपको अपनी स्किन दे रहा है, जैसे कि भेड़ की जो खाल होती है उसको उससे ऊन बनती है, फिर ऊनी कपड़े मिलते हैं, और आप सारा प्रोसेस होता है, तो स्किन भी दे रहे हैं. तीसरी चीज, वो खुद एक हमारा खाने का सोर्स है, जैसे कि मीट, तो वो जानवरों को एज अ सोर्स ऑफ फूड स्टोर किया करते थे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे. वही मैंने बताया कि फूड के अलावा वो हमें कपड़े भी देते हैं, क्लोथ्स. और कौन से क्लोथ्स? वुलन क्लोथ्स. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, आज के जमाने में जानवर का क्या यूज है? आज के जमाने में जानवर का यूज है निगरानी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इतना मेजर ट्रांसपोर्ट नहीं, छोटा छोटा, जैसे कि गधे होते हैं ना, घोड़ा खच्चर, वैसे. ठीक है. और अगर आप लोगों को सूझे तो आप लोग भी प्लीज बताना. ठीक है. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. पहला फार्मर और हर्डर्स कौन? इतना बड़ा चैप्टर यार, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर दे दिए. यू विल नोटिस द नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स. मैप 2 पे जाइए, ब्लू स्क्वायर्स देखिए. कहाँ गया मैप 2? आजा भैया. ये रहा, न्यूलिथिक साइट. ये 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 बुक खोल के बैठे हो ना, प्लीज यार बुक खोल के बैठना, ऐसा मत करना. ये सारी जगह देख ली, अच्छे से देख लो इनको, आंखों में बसा लो. ठीक है, बसा लिया. आगे बढ़ते हैं. कहाँ गए अपन? कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? मैं तो भूल भी गई. हाँ, यही थे. ठीक है. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmer and herders. ये वो साइट्स है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे पहले एविडेंस मिले हैं फार्मर्स और हर्डर्स के, यानी कि पशुपालन और खेती के. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मैंने ऊपर बताया है, प्लीज मुझे दोबारा बताओ. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwestern, in present-day Kashmir, and in east and south India. उसमें से सबसे फेमस, सबसे इम्पोर्टेंट है जो कश्मीर में मिले, उसका नाम शायद से बुर्ज़होम है. एक बार आप ये रहा बुर्ज़होम. हाँ, पढ़ी लिखी तो मैं हूँ. To find out whether these sites were settled of farmers and scientists study evidence of plants and animals. One of the most exciting. तो साइंटिस्ट को ये पता लगाने के लिए कि ये लोग फार्मर्स और हर्डर्स थे, यानी उनको कुछ एविडेंस मिली है. क्या एविडेंस? प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स मिली है. ठीक है. और क्या एनिमल्स मिले हैं? एनिमल्स नहीं, सॉरी. और क्या एविडेंस मिले हैं? ग्रेन बर्न के, यानी कि अनाज को जलाया गया, जलाया हुआ अनाज. और हिंदी में बोलो तो मैं. ठीक है, चल जा भैया. ठीक है. वन ऑफ द, हाँ, these may have been burned accidentally or purpose. अब ये जो अनाज जला था, हो सकता है एक्सीडेंटली जल गया हो, या हो सकता है पर्पस से जलाया हो. Scientists can identify these grains as and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify bones of different animals. अलग अलग जानवरों की हड्डी भी मिले, कुछ खास बात नहीं. Towards a settled life. अच्छा, अब आप लोगों ने देख लिया ना कि वो पहले कैसे हंटर थे, गैदरिंग करते थे. ठीक है. उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने वो क्लाइमेट चेंज हुआ था, छोटी छोटी घासें आई, छोटे छोटे फिर जानवर उगे थे, घास को खाने वाले जानवर. फिर इन लोगों ने जानवरों को देखा कि जानवर कैसे रहते हैं, किस सीजन में ब्रीड करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ पे जाते हैं. फिर उन्होंने उस जानवर को फॉलो करना शुरू करा. उन जानवर को फॉलो करते करते वो क्रॉप्स पे आए, क्रॉप्स उगाना शुरू करा. क्रॉप्स उगाने के साथ साथ फिर उन्होंने जानवर को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, बोले तो टेम करना शुरू कर. ठीक है. तो ये इनकी पूरा प्रोसेस रहा है. समझ में आ गया ना? आ ही जाना चाहिए यार. Archaeologists have found traces of huts and house at some site. Archaeologists को एविडेंस मिले हर्ट्स और हाउस, झोपड़ी घर के. एविडेंस कहाँ पे? बुर्ज़होम कश्मीर में है, जहाँ पे लोगों ने पिट हाउस बनाए. पिट हाउस शायद से वो होता है जमीन के अंदर गड्ढा करके जो घर बनाते हैं, उसको बोलते हैं. हाँ, लिखा है विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जमीन के अंदर, विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the hut, which suggests that depending on the weather, people could cook either food indoor or outdoor. अच्छा, घर तो मिले हैं, घर के साथ साथ ना उनको ये कुकिंग के भी एविडेंस मिले हैं, और कुकिंग के एविडेंस उनको दोनों तरफ मिले हैं,
इनसाइड भी आउटसाइड भी, जिससे ये पता लगता है कि वेदर के अकॉर्डिंगली, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंगली लोग या तो घर के अंदर उगाते थे या फिर घर के बाहर उगाते थे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये हमारी जमीन है, लोगों ने यहाँ पे ऐसे 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 करके गड्ढा करा, यूं 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 ऐसे इतना बड़ा गड्ढा कर दिया और यहाँ पे अपना घर बना के रह रहे। क्या सही रहता है ना यार, ऐसे बोले तो अंडरग्राउंड सा मस्त रहता है यार। ठीक है ना। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the early Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. अब देखो यहाँ पे दो टर्म आई, आप लोग डरना मत। पैलियोलिथिक क्या होता है, नियोलिथिक क्या होता है। पैलियोलिथिक देखो, लिथिक का सिंपल मतलब होता है स्टोन एज। स्टोन एज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सब चीज स्टोन्स की है। मैंने पीछे बताया था ना कि टूल्स, सबसे ज्यादा टूल्स किसके बनते थे, स्टोन्स के बनते थे। ठीक है ना। तो इस साइड को बोलते थे स्टोन, इस एज को बोलते थे स्टोन एज। भाई मेरी सारी मेहनत खराब हो जाती थी। ठीक है ना। हाँ, तो पैलियोलिथिक मतलब ऐसे समझ लो, पी मतलब पुराना, पुराना वाला स्टोन एज, और नियोलिथिक मतलब नया वाला स्टोन एज। ठीक है ना। ये बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को नहीं आता, मेरे को आता है, लेकिन अभी मैं टर्म यूज करूंगी आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है ना। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars or pestle फालतू बातें लिखी। अब देखो तुम बताओ, जैसे कि मान लो आज का जमाना पहले के जमाने में कितना फर्क है ना। तो स्टोन एज में भी जो पहले वाले स्टोन एज था ना, उसमें टूल्स इतने शार्प नहीं होते थे। उसमें टूल्स होते थे ऐसे मोटे से, मतलब सही से उनमें कटाई छटाई नहीं होती थी। लेकिन जो नए, क्या कर दिया मैंने, लेकिन जो नए वाले टाइम पे जो टूल्स आए हैं नियोलिथिक एज में जाए, वो होते थे एकदम शार्प, पॉलिश्ड, एज एकदम उनकी फाइन कट होती थी। देखो ये देख रहे हो, ये क्या मस्त है ना, ये लिखा हुआ है। हाँ कहाँ चली गई मैं, मोटर से। हाँ, एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पीरियड टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि नियोलिथिक में ऐसे शार्प और पॉलिश टूल का इस्तेमाल शुरू हो गया तो पैलियोलिथिक टाइम के टूल्स खत्म हो गए थे, नहीं। पैलियोलिथिक भी यूज होते थे, लेकिन नियोलिथिक ज्यादा होते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अदर पोट्स हैव बीन फाउंड। मिट्टी के मटके बोलते हैं इनको शायद से, वो भी फाउंड हुए। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, कभी कभी तो वो सजे हुए होते थे, एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। सीधी सी बात है, मटका किस काम आएगा, चीज को रखने के लिए काम आएगा। हाँ फालतू बात है। पीपल बिगिन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक, वही जो आज के जमाने के लेंटिल्स मतलब दाल होती है, कि लोग मटके का इस्तेमाल क्यों करते हैं, खाना पीना पकाने के लिए, और क्या ही करेंगे, फालतू बात है। ठीक है। became an important part of the diet. Besides, they begin wearing clothes using different kind of materials such as cotton. कपड़े भी बुनते थे उस टाइम के लोग, बुनेंगे ही, पहनेंगे क्या फिर। Did things change everywhere and all at once? क्या चीजें बदलती थी या हर जगह सेम रहती थी? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopt farming and hunting slowly over several years. Besides, in some cases, people try to combine these activities, bring different. देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में एक साथ लोग हंटर गैदरर से फार्मर एंड हर्डर बन गए, ऐसा नहीं था। कहीं कहीं पर हंटिंग गैदरिंग तब भी चलती थी, और कहीं कहीं पर लोग फार्मिंग करते थे। ठीक है। तो सिंपल बात ये कि अलग अलग एरिया में अलग अलग एक्टिविटीज लोग परफॉर्म करते थे। अब हम मेहरगढ़ की कहानी सुनते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि मेहरगढ़ ना यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। और मैं रीडिंग करके ही बताने वाली हूँ, क्योंकि रीडिंग से ना फिर इंसान को ये रहता है कि अच्छा यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब था। ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बता दूं तो फिर आपको अंदर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ के बताऊंगी। पता नहीं कितने लोग ही देखते हैं, छोड़ो यार। This site is located in the fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. पहले ना मैं आपको मेहरगढ़ दिखाऊं यार उस मैप पे, अगर दिखे तो, क्योंकि मैप वाली चीजें बिना मैप के नहीं समझ में आती। लोकेशन मेहरगढ़ ये रहा। ठीक है। फिलहाल पाकिस्तान में, लेकिन इसके पास ना एक पास है जिसको बोलते हैं बोलन पास। पास पता है क्या होता है, चलो थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ा दूं। पास होता है दो पहाड़ों के बीच जाने वाला रास्ता। ठीक है। तो बोलन पास यहाँ से ईरान की तरफ जाता है, ये ध्यान रखना। कहाँ पे जाता है, ईरान। जाना है ईरान, घूम के आते हैं आज, चलेंगे बाद में कभी। टच हो जा भैया। हाँ, तो बेलन मेहरगढ़ समझ में आया कहाँ पे, ठीक है। कहाँ चला गया यार।
तो इसमें बहुत टाइम जा रहा है मेरा तो, तब रहेगा चैप्टर वो खत्म होने वाला। चलो आखिरी टॉपिक, ठीक है ना। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. मेहरगढ़ शायद से वो पहला प्लेस था जहाँ पे लोगों को बार्ले और व्हीट उगाना आया था। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला है मेहरगढ़ शायद से वो पहला प्लेस था, कंफर्म नहीं है पहला था, शायद से पहला था, प्रोबेबली पहला था, ठीक है। एंड रेयर शीप एंड गॉट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज एरिया, और पहली बार यहाँ पे भेड़ बकरी उगाए गए, सॉरी उगाए नहीं, पाले गए थे। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे ना हाईलाइट कर लो। कहाँ चला गया? दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, ये पहला गांव है, पहला शहर है जहाँ जिसके बारे में हमें पता है। एट दिस साइड मैनी एनिमल्स बोन वर फाउंड, इस जगह बहुत से जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गॉट। अच्छा किस तरीके के जानवर? दिख दिख इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना। डियर क्या बोलते हैं, हिरण, पिग और शीप गॉट, इन सब की हड्डियां मिली। आगे बढ़ते हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर हाउस। वाओ भाई, अच्छा मेहरगढ़ में घर हमें कैसे मिले? ऐसे स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब एक चीज यहाँ पे आता है क्वेश्चन, इसका आंसर मैं देख ही दूंगी कि मेहरगढ़ नहीं, सॉरी क्या हो गया मेरी जीभ को, मेहरगढ़ में हमें घर मिले हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की। ये चीज इतनी स्पेसिफिकली करके क्यों लिखी गई है? इसका मतलब दूसरी शेप्स के भी घर मिलते होंगे, तभी तो लिखी गई है ना। दूसरी शेप बोले तो सर्कल, क्या हमें सर्कल भी कहीं पे घर मिले हैं? जी हाँ, कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता में हमें सर्कल घर मिले थे, इसलिए ये क्वेश्चन, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे इतनी हाईलाइट करके लिखी हुई है कि मेहरगढ़ में, क्या बोलूं मेहरगढ़ नहीं, अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, क्योंकि हमें हड़प्पा में सर्कल हाउस भी मिले हैं इसलिए, ठीक है ना। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच वे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, ठीक है। 2-3 कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें से स्टोरेज का यूज है। When people die, their relatives and friends generally pay request to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. ये concept बहुत है। Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In some of the death burial was found with God, which is providing me full nation. उस टाइम में क्या करते थे, जैसे कि मान लो कोई इंसान मर गया, अब ये अंकल हैं, पता नहीं अंकल या आंटी, ये मर गए, तो सिर्फ ये अकेले दफन नहीं होते थे, इनके साथ ना जरूरत की चीजें भी दफनाई जाती थी, ये सोच के कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी एक लाइफ है। वाह यार, जैसे मान लो अगर ये यहाँ से स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में इनको भूख लग गई, तो इनके पास खाना कहाँ से आएगा? तो इसलिए इनको बकरी साथ में दफनाई जाती थी कि अगर इन्हें भूख लगे तो ये बकरी खा लेंगे। वाकई में कॉन्सेप्ट था ये उस टाइम का, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, देख लो मेहरगढ़ के घर की फोटो बनी हुई है, कुछ भी नहीं। ये एक बरियल है मेहरगढ़ का, और कुछ नहीं है। चलो अब हम ये पढ़ लेते हैं। केव पेंटिंग्स इन फ्रांस, वाओ फ्रांस में पेंटिंग मिली है। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, एटलस निकालो फ्रांस के आसपास का, मैं थोड़ा लोकेशन बता दे रही हूँ। फ्रांस है अपना यूरोप में, ठीक है ना, और उसके आसपास बढ़ेंगे स्पेन, जर्मनी और इधर पोलैंड वगैरह, देख लेना मैप पे। Painting below is former cave of France. This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. 4 स्कूल के बच्चों ने ये पेंटिंग डिस्कवर करी थी, और कब, 100 साल पहले। देखो अब यहाँ पे मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगी कि आप भी स्कूल में पढ़ते हो, आप भी पेंटिंग सर्च करो, कोई जरूरत नहीं अपना सिलेबस बढ़ाने की, ठीक है ना। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 साल पहले। ये पेंटिंग कब बनी गई है? 20 से 10,000 साल पहले। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, ऑरोक्स, वाइल्ड कैटल, बाइसन, वुली, राइनोसोरस, रेंडियर, बियर, इन सब की पेंटिंग है, जानवर लिखे हुए इनके। दीज कलर्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑन और आयरन, आयरन है, ऑक्र है, चाकोल वगैरह की बनी। दिस पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेशन, बहुत खास ओकेशन पे ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। भाई फालतू की बात कहीं तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी, कोई जरूरत नहीं इतना सब पढ़ने की। मतलब ये ऊपर का जो मेन था जो मैंने बताया था, ये सब पढ़ लेना, ये जरूरी है, ये पढ़ने लायक है, बाकी पेंटिंग में नहीं छोड़ो। न्यूलिथिक साइट देख लेते हैं। फाइंड टर्की न्यू एटलस, टर्की कहाँ पे है?
यूरोप और एशिया के बीच में आपको मिलेगा टर्की, जो दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये तो मैंने डोरेमोन बना दिया, ठीक है, देख लेना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट जिसको बोलते हैं कैटल होयोग, टर्की में मिली है। सर्वल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस लाइक सीरिया, रेड सी, शेल्स में, मतलब सीरिया से सामान आता था, रेड सी से आता था, मेडिटेरेनियन सी से शेल्स आते थे, ये सब आता था, कुछ भी नहीं है। हाँ, हो गया आप लोगों का चैप्टर। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। बाय बाय।